सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MGGS ठंडी हिंदी संस्कृत पर। अभी तक हमने वर्णों के बारे में जो पढ़ा है उसमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रमुख भेद, वर्ण के प्रमुख दो भेद, स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में। हमारे वर्णों के उच्चारण करने में जिन स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है वे उनके उच्चारण स्थान कहलाते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कंठ तालु इत्यादि। तो आज इनके बारे में जानेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि जो वर्ण सीधा कंठ से उच्चारित होते हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि ये उच्चारण स्थान होते हैं। आइए अब जानते हैं किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। प्रथम उच्चारण स्थान है कंठ। यानी कि जो वायु प्रसारित होती है वो किस उच्चारण स्थान के माध्यम से आती है या किस उच्चारण स्थान से टकराकर आती है। कंठ में ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग की ध्वनि, विसर्ग की ध्वनि है के समान आती है। तो कंठ में ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग की ध्वनि, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है तालु। कंठ से आगे आएंगे तो तालु आता है। ई, ई, च वर्ग और तालव्य स। ई, ई,
च वर्ग और तालव्य से इसका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा यानी मसूड़े। दांतों के ऊपर का जो भाग, दांत और तालु के बीच का भाग जो होता है वो मूर्धा कहलाता है। इसमें री, र, ट वर्ग और मूर्धन्य स। मूर्धन्य स इसलिए बोला जाता है क्योंकि मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य बोला जाता है। चौथे पर है दंत यानी कि दांत, जिसमें जिह्वा दांतों से टकराती है। ल, त वर्ग और दंत्य स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग वायु सीधा कंठ से निकलती है। ई, च वर्ग और स, इसमें जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। री, र, ट वर्ग और मूर्धन्य स, इसमें जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। दंत ल, त वर्ग और स, इसमें जिह्वा दंत को स्पर्श करती है। अगला है ओष्ठ यानी होठ। उ, प वर्ग उ और प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, इनका जब उच्चारण होता है तो ओष्ठ वो आपस में टकराते हैं। अगला है कंठ तालु। ए, आई। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ, ओष्ठ, ओ, औ। इसमें ध्वनि कंठ से भी आती है, वायु कंठ से भी आती है और ओष्ठ भी आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है दंत ओष्ठ। इसमें आता है वै। वै का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ये हमने जो वर्ण पढ़े हैं उनके उच्चारण स्थान हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के भेद। इस आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के दो प्रमुख भेद हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के दो प्रमुख भेद हैं। पहला है घोष वर्ण। पहला है घोष वर्ण। घोष का अर्थ होता है नाद।
घोष का क्या अर्थ होता है? नाद या गुंजन। घोष का अर्थ है नाद या गुंजन, या इसको कंपन भी कह सकते हैं, कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में नाद या गुंजन उत्पन्न होता है वे घोष वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में नाद या घोष उत्पन्न होता है घोष वर्ण कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, यानी क, च, ट, त, प, इन सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण घोष वर्ण होंगे। इसके बाद य, र, ल, व और है, ये घोष वर्ण होंगे। इसके बाद सभी स्वर हैं वो घोष हैं। सभी स्वर क्या हैं? घोष वर्ण हैं। सभी स्वर घोष वर्ण हैं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो भेद, घोष और अघोष। तो पहला हमने पढ़ा घोष वर्ण। घोष का अर्थ है नाद, गुंजन या कंपन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में नाद या घोष उत्पन्न होता है घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष में सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, ये घोष होते हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा भेद अघोष वर्ण। दूसरा भेद है अघोष वर्ण। तो ये उसका विपरीत हो जाएगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष में तो स्वर तंत्रियों में कंपन या गुंजन उत्पन्न होता है और अघोष में स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कंपन, गुंजन या नाद उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें सभी वर्गों का पहला और दूसरा, सभी वर्गों का
पहला दूसरा वर्ण और श श श ये आते हैं अघोष में। क च ट त प वर्ग का पहला और दूसरा और स ये अघोष में आते हैं, बाकी सारे घोष में आते हैं। तो ये तो हो गया स्वर तंत्रियों के आधार पर भेद। आइए आगे चलते हैं। अब है श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास वायु के आधार पर वर्ण के भेद, ये भी दो हैं, अलप्राण और महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, अलप्राण और महाप्राण। पहला देखिए अलप्राण। इसके नाम से ही इसकी विशेषता प्रकट होती है। अलप्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से अल्प आयु बाहर निकलती है वो होते हैं अलप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु मुख विवर से बाहर निकलती है जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु मुख विवर से बाहर निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। सभी वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण य र ल व सभी स्वर। सभी स्वर किस में आते हैं अलप्राण में। सभी वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण जैसे क ग अंग च ज अय्या ऐसे, और य र ल व और सभी स्वर। अब देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में
अधिक मात्रा में वायु मुख वीवर से बाहर निकलती है, महाप्राण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, स, स, स और ह, ये सभी वर्ण महाप्राण में आएंगे। तो आज की कक्षा में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया। कंठ तालु, मूर्धा दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और स्वर तंत्रियों के आधार पर घोष अघोष के बारे में पढ़ा और श्वास वायु के आधार पर अलप प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा। यहां तक अपना, इसके बाद एक आता है अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक, नासिक यानी नासिका। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे चंद्र बिंदु युक्त, अनुस्वार युक्त जितने भी वर्ण होंगे वो सारे अनुनासिक में आएंगे। जैसे हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण यंगणम, ज्ञ, य, ण, न और म, इनका उच्चारण करते समय नासिका माध्यम होता है। इसके अलावा ओम का उच्चारण और अनुस्वार युक्त जो भी वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा और वो अनुनासिक की श्रेणी में आएगा। तो ये वर्ण विचार का अपना जो प्रकरण था, ये आज की कक्षा उसका दूसरा पार्ट था और वर्ण विचार का अपना प्रकरण समाप्त हो गया है। अब आगे कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्णों के मेल से सार्थक शब्द का निर्माण होता है जो कुछ ना कुछ अर्थ दे। तो आगे की कक्षा में हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं आपको आज की कक्षा समझ आई होगी और आप इसका अध्ययन करेंगे।